नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगभग 2 मंथ हुए हैं हमारे चैनल को बनाए हुए। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है। इतना बताना चाहते हैं कि आप लोग को हम वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, एडिट करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, आदि सारी मेहनत हम करते रहते हैं। बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखें तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इतने मेहनत के बाद हम भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब हम आपको बताते हैं कि आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट के लिए है। अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी करते हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये बाल विकास के जितने भी स्पेशल क्वेश्चन हैं ये सारे वन लाइनर हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा वन लाइनर पहला क्वेश्चन है वो यह है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? यानी किसने कहा था कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है? अगर आपका जन्म हुआ है और आप शिक्षित नहीं है तो फिर आपका जन्म लेना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका प्लूटो का। प्लूटो ने कहा था कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। मित्रों, ये आप लोग याद रखेंगे कि यह प्लूटो का कथन है। दूसरे प्रश्न की बात करें हम तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है। ज्ञान जो है वो स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था हमारा शेक्सपियर का यह कथन था। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यानी शिक्षा की बात की गई है। शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह कथन किसका था? यह कथन था एडिसन का। एडिसन जी का कथन था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पुनरावृत्ति, आवृत्ति और अभ्यास विधि के जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? स्टैनले हॉल हैं। पुनरावृत्ति, आवृत्ति और अभ्यास विधि के जनक कौन हैं? स्टैनले हॉल हैं। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा मित्रों कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को कब? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक रखिएगा अपने ध्यान में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि NCERT ने NCF 2005 पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 में तैयार की थी। कब तैयार की थी? कब लागू किया था? 2005 को लागू किया था। क्या लागू किया था? NCERT ने NCF 2005 की रूपरेखा को 2005 में ही लागू किया था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1953 में। सबसे बेहतर बालक वही होगा जो पढ़ाई के साथ साथ में नोट्स को बना रहा होगा, वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देख रहा होगा, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में है। तो आपको ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोग काफ़ी मेहनत से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो था हमारा वो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि एडोलसेंस के रचयिता स्टैनले हॉल हैं। कौन थे? स्टैनले हॉल जो हैं वो एडोलसेंस के रचयिता हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो मापन के सभी यंत्र यदि संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह भरभरा कर गिर जाएगी। यह कथन किसका था? तो यह कथन था हमारे राज साहब का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन ऑफ मैन के रचयिता हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल कौन है? एजुकेशन ऑफ मैन के रचयिता हैं। यह पुस्तक उनकी है, फ्रॉबेल की। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा
कि रिसर्च फॉर टीचर्स यानी रिसर्च फॉर टीचर्स पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है बंकिंघम की। किसकी है? बंकिंघम की। बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 की। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना किसने की थी? तो कब हुई थी लागू, ये बताइए आप कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात अगर हम करें तो ये 5 मई 1988 को 5 मई 1988 को संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना हुई थी। अब फटाफट आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फटाफट खटाखट ये आजकल बहुत चला हुआ है हमारे राहुल गांधी और योगी मोदी जी के द्वारा, तो फटाफट पर ध्यान मत देखिएगा, आप इसको बस याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी? 1922 में हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती की स्थापना 1922 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि प्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था? प्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया था? कैफमैन ने। कैफमैन ने जो है प्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिया था। देखिए कहीं कहीं इनका नाम काफमैन भी आता है, तो ये दोनों चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम कि ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान में शिक्षा सूचना विक्रेता बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? व्हाइट हैंड का। व्हाइट हैंड का यह कथन है। देखिए बच्चों को हम बलपूर्वक ज्ञान नहीं दे सकते हैं, उनको हम समझा बुझा कर ही ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि शिक्षण सूत्र के जनक कौन है? शिक्षण सूत्र के जनक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो आपके शिक्षण सूत्र के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि अधिगम अवस्थाओं के जनक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर जो हैं वो अधिगम अवस्थाओं के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के जनक कौन है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स जो है वो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। अब आप पूछेंगे सर जी सीटेट में वो भी बाल विकास में ये जीके जीएस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखिए बच्चों, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार और योगदान दिया था, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा की तरफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे वैसे आप बोलेंगे हाँ सर जी ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर यशपाल राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा के क्या थे? अध्यक्ष थे। जो हमारे प्रोफेसर यशपाल थे ये अध्यक्ष थे किसके? राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा जो तैयार हुई थी उसके अध्यक्ष थे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि एनसीएफ 2005 में सदस्य थे। कितने सदस्य थे बताइए? 35 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 में 35 सदस्य थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। कितने सदस्य हैं ये चीज़ याद रखना है। 35 सदस्य हैं सर जी। और कब थे? एनसीएफ 2005 में थे सर जी। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कि एनसीएफ 2005 के तहत मातृभाषा के शिक्षक नहीं है तो क्या करना होगा? अगर एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा के शिक्षक नहीं है तो अनुच्छेद 350 का के तहत शिक्षक की नियुक्ति निर्देशित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके विद्यालय में मातृभाषा के शिक्षक नहीं है तो अनुच्छेद 350 के तहत शिक्षक की नियुक्ति हो सकती है आपके विद्यालय में। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 के अनुसार शिक्षक बच्चों को दंड नहीं दे सकता है, यानी कि आप बच्चे को, प्राइमरी के बच्चों को आप दंड नहीं दे सकते हैं।
उनको प्यार से, उनको जो भी जैसे भी समझाना है समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें आप दंड बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 21 का को कब जोड़ा गया? 2002 में। 21 का को कब जोड़ा गया था? 2002 में 21 का को जोड़ा गया था। और कब? 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि भारतीय शिक्षा आयोग का उपनाम क्या है? तो उपनाम क्या है? हंटर आयोग। क्या है? हंटर आयोग। हंटर आयोग को ही भारतीय शिक्षा आयोग का उपनाम कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जी सर, बिल्कुल हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। कब हुई थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। चूड़ा कर्म संस्कार, जो हमारा वन लाइनर प्रश्न उत्तर है, उसका ये प्रश्न है कि चूड़ा कर्म संस्कार जो है ये किस में होता है? उपनयन संस्कार को कहते हैं। किसको कहते हैं? चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन संस्कार को कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो उपनयन संस्कार होता है इसी को हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। मित्रों, याद रखना होगा, बार बार ध्यान से पढ़ना होगा, भागना नहीं होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह चीज़ आपकी, अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें अगर हम, संप्रेषण मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1947 में हुई थी। संप्रेषण मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के कहाँ है? इलाहाबाद में। ये दो क्वेश्चन इसमें बन गया। कितना बन गया? दो क्वेश्चन। स्थापना इलाहाबाद में हुई थी और कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध पर आधारित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 किसके निबंध पर आधारित है? तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि एनसीएफ 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का उपनाम क्या है? अभी आपसे पूछा था कब हुआ था उसका जो है स्थापना, अब पूछा है उपनाम क्या है? तो उपनाम है आपका ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। हमारा डिस्फेजिया क्या है? तो डिस्फेजिया हमारा वाक अक्षमता है, जो हम बोलने की क्षमता है, वाक अक्षमता उसे कहते हैं। वाक अक्षमता को हम डिस्फेजिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से रखने याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता जो है वो क्या है आपका? डिसलेक्सिया है। ऐसे ही आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था बेटा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है? तो आपको बताना है कि सर जी अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चार्ल्स ग्रांट भारत के आधुनिक शिक्षा के जनक हैं। पूछा जाएगा आपसे कि आधुनिक शिक्षा के जनक कौन हैं? तो आपको पता होगा कि सर चार्ल्स ग्रांट हैं और आप आराम से बता देंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि एस एन सेन गुप्ता भारत में मनोविज्ञान के जनक हैं। कौन है भारत में मनोविज्ञान के जनक? तो सर जी एस.एन. सेन गुप्ता हैं। देखिए वन लाइनर है ये सब, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में ही हैं। तो आप इसे क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे। इसमें पूछेगा आपसे कि भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है सर जी? एस.एन. गुप्ता। एस.एन. सेन गुप्ता जो है भारत में मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि ब्लूम ने शिक्षण के आधार पर ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक बल दिया। अब पूछेगा कि ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक बल शिक्षण के आधार पर किसने दिया? तो सर जी ब्लूम ने दिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि अभिक्षमता जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अब ये कथन है, तो पूछेगा कि यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? कांट ने। कांट ने कहा था कि अभिक्षमता जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39 को। सृजनात्मकता के जनक पूछा गया है। सृजनात्मकता के जनक कौन है?
तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जनक आईपी टोरेंस है। आईपी टोरेंस जो है वो सृजनात्मकता के जनक हैं। आगे बात करते हैं हम 40 नंबर की बात करते हैं। तो 40 नंबर वन लाइनर है हमारा कि ब्लूम ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने सोपान दिए। तो कितने सोपान दिए, उन्होंने ज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 सोपान बताए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन आंसर 41 की। व्हाट ए मैन के रचयिता कौन है। तो व्हाट ए मैन के रचयिता कौन है, आलपोर्ट। ये आपका वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ये आया हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो इसमें कहा गया है कि संज्ञानात्मक मानचित्र के जनक कौन है। अब जहाँ पे संज्ञानात्मक की बात आएगी, एक ट्रिक समझ लीजिए आप, जहाँ भी संज्ञानात्मक की बात आएगी वहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तब भी आप जीन पियाजे लगाएंगे। किसको लगाएंगे, जीन पियाजे को ही लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं 43 की, संज्ञानात्मक सिद्धांत के संप्रत्यय कितने हैं। तो इसके संप्रत्यय 6 हैं। कितने संप्रत्यय हैं, 6 संप्रत्यय हैं। फिर पूछा गया है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं 45 की। 45 कह रहा है कि अभिवृत्ति का पहला मापन दिया, किसने दिया था, थ्रस्टन ने। थ्रस्टन जो थे उन्होंने पहले जो है सबसे पहले अभिवृत्ति का मापन दिया था। आगे बात करते हैं 46 की। 10+2+3 10+2+3 शिक्षण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो देखिए कोठारी आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कोठारी आयोग से प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि 10+2+3 की जो शिक्षण प्रणाली थी ये कोठारी आयोग ने दी थी। आगे बात करते हैं हम 47 की। 47 में कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूला दिया था। तो किसने दिया था, मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने जो है उसने त्रिभाषा फार्मूला दिया था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। खेल विधि के जनक की बात की गई है। खेल विधि के जनक पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे कि हेनरी कार्डवेल कुक। देखिए कुक इंग्लैंड के बैट्समैन थे और वो क्रिकेट में काफ़ी जाने माने और चर्चित चेहरे हैं उनके। तो आप लोग खेल से अगर कुक को याद रखेंगे तो ये चीज़ आपको याद रखना, खेल कुक। तो कुक जो है वो क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर के नाम से आप याद रखिएगा कि खेल विधि के जनक जो है वो हेनरी कार्डवेल कुक हैं। आगे बात करते हैं बेटा 49 की। अब 49 में कहा गया है कि भूल भुलैया परीक्षण के जनक कौन है। आराम से याद रखिएगा, टाइडमैन भूल भुलैया परीक्षण के जनक कौन है, टाइडमैन भूल भुलैया परीक्षण के जनक हैं। आखिर भूल भुलैया करेगा कौन, तो भूल भुलैया मैन करेगा। तो मैन से आपको याद रखिएगा कि टाइडमैन भूल भुलैया परीक्षण के जनक हैं। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रतिष्ठान कहाँ पे है, पेरिस में है। पेरिस में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रतिष्ठान स्थित है। इसके बाद हम 51 नंबर की बात करें। 51 नंबर में कहा गया है कि भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1982 में। 1982 में भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 52 में कहा गया है शिक्षा लब्धि सूत्र के जनक कौन है। शिक्षा लब्धि सूत्र के जनक कौन है, तो याद रखेंगे आप लोग फिलिप बर्ड जो है वो शिक्षा लब्धि सूत्र के जनक हैं। आगे बात करते हैं हम। आगे कहा गया है कि जो शीशे का सिद्धांत वो किसने दिया था। तो थॉमसन ने शीशे का सिद्धांत दिया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और आगे देखते हैं प्रतिकारक या विशेषज्ञ सिद्धांत के जनक कौन है। तो आरबी कैटल। कौन है, आरबी कैटल। प्रतिकारक या विशेषज्ञ सिद्धांत के जनक कौन है, आरबी कैटल। प्राइमरी और जूनियर में आपसे सिद्धांत पूछा जाना है, इसलिए आपको ये चीज़ काफ़ी ढंग से काफ़ी अच्छी तरीके से याद रखना होगा कि सिद्धांत के बारे में आपको भूलना नहीं है। आपको सिद्धांत याद करना। जितने सारे सिद्धांत हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो मैंने इस वीडियो में बताया है, लेकिन मान लीजिए कहीं आपसे पूछ भी लेता है तो आपको सिद्धांत याद रखना होगा बेटा। आगे बात करते हैं हम 55 नंबर की बात करें कि समीप या प्रतिस्थापन सिद्धांत के जनक कौन है। तो इसके जनक कौन है, जनक की बात की गई यहाँ पे, तो गुथरी। कौन है, गुथरी जो है इसके जनक हैं। अब आगे और देखिए हार्मिक मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है, तो मैकडूगल साहब हैं। कौन है, मैकडूगल साहब हैं। आगे बात करते हैं 57 की। तो 57 में कहा गया है कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है वो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। आगे बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है। अब पूछा गया है शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो जॉर्ज पैनी। कौन है? जॉर्ज पैनी जो है वो शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक हैं। 59 की बात करते हैं हम कि वैयक्तिक भिन्नता के जनक कौन है। वैयक्तिक भिन्नता के जनक कौन है? गाल्टन साहब हैं। कौन है? गाल्टन है। वैयक्तिक भिन्नता के जनक गाल्टन है। 60 नंबर की बात करें, एक व्यक्ति का किसी भी आधार पर दूसरे व्यक्ति से अलग होना व्यक्तित्व भिन्नता कहलाता है। यह कथन किसका है? तो व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में कौन बोला है? तो सर जेम्स ड्रेबर बोले हैं। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे जेम्स और ड्रेबर इनका दो नाम है, वैसे ही व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। 61 की बात करें, ज्ञात से अज्ञात की और विधि पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात जो आपका सूत्र है, फार्मूला जो दिया गया है, वो किस विधि पर आधारित है? तो आगमन विधि पर आधारित है। किस विधि पे? आगमन विधि पे। सीबीएसई की बात की गई है कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में। उधर एनसीईआरटी की आप याद रखेंगे और इधर सीबीएसई की, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे कहा गया है देखो, सुनो और समझो, यह विधि आधारित है। देखिए, जब हम प्रदर्शन करेंगे तभी तो किसी चीज़ को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, कर पाएंगे। तो देखो, सुनो और समझो यह प्रदर्शन विधि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, नवोदय विद्यालय में शहरी तथा ग्रामीण अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको कुछ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद स्वयं आप समझ जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया है वो सही है। तो इसका अनुपात क्या है? शहरी और ग्रामीण, इसमें 25:75। नवोदय विद्यालय में शहरी तथा ग्रामीण अनुपात 25:75 है। 25 आपका शहरी है और 75 जो है वो ग्रामीण है। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं 65 की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मैं ज़्यादातर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आए हुए प्रश्न हैं। आए हुए प्रश्न है इसलिए इम्पॉर्टेंट आपको बता देते हैं, नहीं आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शोध या खोज विधि के जनक कौन है? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। खोज विधि के जनक प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 67 की। इसमें कहा गया है स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था वो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं, इसमें कहा गया है दिल्ली भारत की राजधानी है, यह शिक्षण सूत्र उदाहरण है। अब ऐसे आपसे उदाहरण देगा, उसके बाद पूछेगा कि यह शिक्षण सूत्र किस पर आधारित है। तो उसमें आपको याद रखना है आगमन विधि पर, निगमन विधि पर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 69 को देखते हैं। अब 69 है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के जनक हैं। पूर्ण से अंश की ओर जो है वो शिक्षण सूत्र के जनक कौन है? गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी कौन कौन होते हैं? अब जैसे गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक कौन कौन थे जो मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको याद रखना हो कोहलर, कोप्पा, ये लोग किस में थे? गेस्टाल्टवाद में थे। आगे बात करते हैं 70 की। तो पुनरावृत्ति, आवृत्ति, अभ्यास विधि के जनक कौन है? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल जो है वो पुनरावृत्ति, आवृत्ति, अभ्यास विधि के जनक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किशोरावस्था काफ़ी तनाव तूफान की अवस्था है, तो किसने कहा था? तो सर स्टैनले हॉल ने कहा था। पुनरावृत्ति, आवृत्ति, अभ्यास विधि के जनक कौन हैं? तो सर स्टैनले हॉल हैं। ऐसे करके आपको याद रखना होगा। 71 की बात करते हैं। अब 71 में कहा गया है शिक्षक की कथनी और करनी समान होनी चाहिए। यह कथन किसका है? शिक्षक की कथनी और करनी समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक बोले कुछ और करे कुछ और, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षक की कथनी और करनी समान होनी चाहिए, यानी कि जो कहे उसको करे, ऐसा नहीं है कि कहे कुछ और करे कुछ और। 72 में है कि व्यक्तित्व को साधन के रूप में नहीं साध्य के रूप में समझना चाहिए। व्यक्तित्व को साधन के रूप में नहीं साध्य के रूप में समझना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है कांट का। अब हम आगे बात करते हैं 73 की। तो 73 है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है। यह कथन किसका है?
उन्होंने कहा था कि जो राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा चलाई जा रही है वह एक प्रकार का धोखा। तो यह कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बेसिक शिक्षा एक प्रकार का धोखा है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एक बार इसे सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी नहीं है, लेकिन आप लोग इसे ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे 74 की बात करते हैं। अब 74 बोल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य खर्च का अनुपात क्या है। देख लीजिए यहाँ पे कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र का जो खर्च है वो 65% है और 35% आपका राज्य सरकार के मध्य खर्च का अनुपात है। आगे देखिए, स्कूल चलो अभियान में केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य खर्च का अनुपात 75:25। इसमें 75 केंद्र का है और 25 किसका है, राज्य सरकार का है। देखिए ये 2-3 ही क्वेश्चन हैं, अगर आप इसे तीनों को देख लेंगे तो कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसको समझ जाएंगे। आगे बात करते हैं 76 की बात करते हैं। अब 76 में कहा गया है कि बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, 4 हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। आगे बात करें व्यक्ति, इतिहास, जीवन, वृत्तांत विधि के जनक कौन है। व्यक्ति, इतिहास, जीवन, वृत्तांत विधि के जनक कौन है, टाइडमैन। मैन से आप याद रखिए, मैन एक व्यक्ति है, आदमी का ही इतिहास रहता है, उसी का जीवन रहता है, वही अपना वृत्तांत सुनाता है, ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। 78 की बात करें तो TAT प्रशिक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। कितनी होती है, TAT में 31 कार्ड होते हैं। SCT प्रशिक्षण के जनक कौन थे, तो पाइन एवं ट्रेडलर जो थे वो SCT प्रशिक्षण के जनक थे। आगे बात करते हैं, पर्यटन या भ्रमण विधि के जनक कौन है। पर्यटन या भ्रमण विधि के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी हैं। कौन है, पेस्टोलॉजी। पर्यटन या भ्रमण, इसे आप याद रखिएगा। निरीक्षण, अवलोकन, प्रेक्षण विधि के जनक कौन है, वाटसन है। ये निरीक्षण, अवलोकन और प्रेक्षण विधि के जनक हैं। 82 की बात करें तो गणितीय सबलीकरण सिद्धांत के जनक हैं, तो कौन है, CH हल। CH हल जो है वो गणितीय सबलीकरण सिद्धांत के जनक हैं। 83 की बात करें तो स्केलोग्राम विधि के जनक कौन है, गेटमैन है। कौन है, गेटमैन है। स्केलोग्राम विधि के जनक गेटमैन है। देखिए बेटा, SOR थ्योरी की अगर आपसे बात करेगा, SOR थ्योरी की जनक कौन है, तो याद रखिएगा वुडवर्थ हैं। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, वुडवर्थ हैं। इतने नॉर्मल क्वेश्चन जो ये 2 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं नहीं इन दोनों की, लेकिन आप इसे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे नया क्वेश्चन है, प्रोत्साहन सिद्धांत के जनक कौन है, तो कौन है, कैफमैन है। इसे ध्यान रखिएगा। 87 की बात करें तो 87 है कि संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, तो कौन है, गोलमैन है। संवेगात्मक बुद्धि के जनक गोलमैन है। गुड़िया पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने गुड़िया पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। आगे बात करते हैं 89 की। कहा गया है कि CR थ्योरी के जनक कौन है, तो CR थ्योरी के जनक कौन है, पावलोव है। आगे बात करते हैं 19 की। पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आप DLED में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, काफ़ी बारीकी से अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें भी ये था कि पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और पावलोव ने किस पर शोध किया था, तो कुत्ते पे किया था। किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। 91 की बात करें, आत्मज्ञान आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने आत्मज्ञान आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मापनी भेदक विधि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक हैं। ये भी आप याद रखिए। नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल हैं। न्याय दर्शन के जनक कौन है, महर्षि गौतम हैं। इसको आप याद रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं इसके बाद RTE 2009 संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कब हुआ था, 1 अप्रैल 2011 को RTE 2009 संपूर्ण देश में लागू हो गया था। इसके बाद 97 है, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, पावलोव का। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन पावलोव का है। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो 97 क्वेश्चन थे
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कई बार रिपीट होते रहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से लिखें और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें। आप लोग ये देखेंगे कि इसमें सब्सक्राइबर कम हैं, इनके व्यूज़ कम हैं, इससे कुछ नहीं होता। आप ही लोग देखेंगे तभी इसके सब्सक्राइबर व्यूज़ बढ़ेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर करेंगे तभी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ गलत पढ़ाया गया है। सारी चीज़ें A to Z काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से देखें, हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।